क्या इसका कोई भविष्य नहीं है? जब आपने पहले इसका उल्लेख किया था तो यह भविष्य की प्रवृत्ति की तरह लग रहा था। प्रदीप भाटी ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। जब मैं पिछली बार वापस आया था तो मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। इन कुछ महीनों में जब मैं विवरण तैयार कर रहा था और बारीकियों को समझ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना परेशानी भरा था। यह भविष्य की प्रवृत्ति हो सकती है लेकिन वर्तमान नहीं। इसे जल्द ही कभी भी चालू करना और चलाना कठिन है। जतिन ने फिर आह भरी। आपने इस पर कितना खो दिया? जगत मेहरा ने चिंता से पूछा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं खोया। मेरे पिता ने सोचा कि यह परियोजना मेरी पढ़ाई से संबंधित है और चाहते थे कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूं। मेरे वापस आने के बाद ही विवरण को अंतिम रूप दिया गया था, इसलिए प्रारंभिक लागत बड़ी नहीं थी। अब इसे निर्णायक रूप से काटते हुए नुकसान अभी भी सहनीय है, जतिन ने समझाया। फिर आगे क्या है? जगत मेहरा ने फिर पूछा। आगे क्या होगा? मुझे एक ब्रेक लेने, ठीक होने और रिचार्ज करने की जरूरत है। मैंने इन महीनों में लगभग खुद को मौत के घाट उतार दिया। जबकि अन्य लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, मैं कम खोने के बारे में सोचता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे अमेरिका में एक गंदगी और दूसरी गंदगी को साफ करना होगा। जगत मेहरा ने तुरंत सुझाव दिया, आपको पूरी तरह से जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप बहुत अच्छे नहीं दिखते। कुछ भी गंभीर नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं। आधे महीने तक आराम करने और अच्छा खाना खाने के बाद मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जतिन ने अपनी चर्बी के नीचे बाइसेप्स दिखाने के लिए अपना हाथ फ्लेक्स किया, लेकिन जब जगत मेहरा ने उसे फ्लिक किया तो वह चिल्लाया। यह कहा जाता है कि तनाव से प्रेरित शारीरिक नुकसान कुछ पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है। कार्य, जगत मेहरा ने अशुभ स्वर में कहा। जतिन अचंभित रह गया और पीछे की सीट पर बैठे जगत मेहरा की ओर देखा। सच में? क्या आप मुझे झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं? जगत मेहरा ने कहा, मैंने अभी इसे ऑनलाइन रिपोर्ट करते हुए देखा। क्या आपने हाल ही में पेट में ऐंठन, बेचैनी महसूस की है? क्या आप घुटनों में कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आपको पेशाब करने में परेशानी होती है और क्या यह पीला है? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपको सांस फूलता है और आपका दिल न्यूनतम गति के साथ तेजी से धड़कता है? क्या आपके पास है? इससे पहले कि जतिन कुछ कह पाते, प्रदीप भाटी, जो पहले से ही गाड़ी चला रहे थे, जोर से हंसने लगे। अरे जगत मेहरा, आप सांप के तेल के विक्रेता की तरह क्यों लग रहे हैं? अरे, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैंने लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पढ़ा है। वे कारण और प्रभाव के साथ बहुत विस्तृत थे। मैं जतिन कह रहा हूं, चूंकि आप वैसे भी आराम करने जा रहे हैं, तो परीक्षा कराने के लिए आधा दिन क्यों न लें। तय करें कि आप लौटने के बाद अस्पताल जाना चाहते हैं या यहां एक शीर्ष स्तरीय अस्पताल ढूंढना चाहते हैं। अगर कुछ भी गलत नहीं है तो मैं बस बड़बड़ा रहा हूं। अगर कोई समस्या है तो बाद में जल्द से जल्द इसका पता लगाना और उससे निपटना बेहतर है। जगत मेहरा ने लापरवाही से सुझाव दिया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। जतिन डगमगा गया। हालांकि उन्हें स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन जगत मेहरा जतिन के अपने संज्ञानात्मक मॉडल से निश्चित थे कि जब वह वापस आएंगे तो वह निश्चित रूप से पूरे शरीर की जांच के लिए जाएंगे। वह जानता था कि जतिन में शायद पेट में ऐंठन और बेचैनी के लक्षण थे, जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, लेकिन ये लक्षण वास्तव में उसे क्षमता से संबंधित नहीं थे, लेकिन पेट की समस्याएं थीं। हालांकि अगर उन्होंने सिर्फ पेट की समस्याओं का उल्लेख किया तो जतिन निश्चित रूप से इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्हें इस बात पर जोर देना पड़ा कि यह सुनिश्चित करने की वह क्षमता को प्रभावित करेगा कि जतिन इसे गंभीरता से लेंगे। जगत मेहरा जतिन के स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुद्दों का पता लगा सकते हैं। हालांकि इस समय गंभीर नहीं है। अगर इन छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है तो ये छोटी मोटी समस्याएं संभावित रूप से पैदा हो सकती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वे पहले जतिन को अपना सामान उतारने के लिए एक होटल में ले गए, फिर प्रदीप भाटी के बचपन के दोस्त और हाई स्कूल के सहपाठी को एक साथ दोपहर का भोजन करने के लिए ले गए। उन्होंने दोपहर के भोजन के बाद दोपहर 3 बजे तक रेस्तरां में बातचीत की, फिर पुरानी
प्रतिष्ठित सूट सिलाई की दुकान पर चले गए। सिलाई की दुकान के मालिक और प्रदीप भाटी एक दूसरे से परिचित थे। प्रदीप भाटी अक्सर सूट को कस्टमाइज करने के लिए ग्राहकों को पेश करते थे या व्यक्तिगत रूप से लाते थे, इसलिए दुकान के भीतर दर्जी उन्हें पहचान लेते थे और जानते थे कि वह अपने और अपने दूल्हे के लिए अपनी शादी के सूट के लिए आ रहे हैं। जैसे ही बड़े करीने से तैयार बुजुर्ग दर्जी जतिन को मापने के लिए गया, जगत मेहरा ने जतिन के लिए स्थापित संज्ञानात्मक मॉडल का उपयोग करके गणना की। उसने अचानक कहा, कमर और कूल्हे के माप में 1 और 20 मिलीमीटर जोड़े। दर्जी एक पल के लिए अवाक रह गया और जतिन और प्रदीप भाटी को हैरान होकर देखने लगा। जगत मेहरा ने तुरंत समझाया, जतिन हाल ही में बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने बहुत वजन कम किया है। एक बार जब वह पूरी तरह से आराम कर लेता है और आपकी शादी के समय तक, वह निश्चित रूप से इसमें से कुछ वापस प्राप्त कर लेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ जगह छोड़ना सबसे अच्छा है कि समय आने पर सूट पहनने में आरामदायक होगा। जतिन विरोध करने के लिए दौड़ा, अरे टिंकू, क्या मैं स्वस्थ नहीं रह सकता और वजन कम करना जारी रख सकता हूं? आपको अधिक वजन कम करने के बारे में सोचने से पहले स्वस्थ होने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरा विश्वास करो, चलो इसे इस तरह से करते हैं। जगत मेहरा ने निर्णायक उत्तर दिया। जतिन अवाक रह गया। उनके लिए जगत मेहरा को इतने मुखर तरीके से निर्णय लेते हुए देखना दुर्लभ था। प्रदीप भाटी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जगत मेहरा, आपने अभी जो कहा उसमें एक परिचित स्वर है। जतिन की ओर रुख करते हुए उन्होंने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं वही मायने रखता है। जतिन ने आगे कोई बहस नहीं की और दर्जी जगत मेहरा के सुझाव के अनुसार माप लेने के लिए आगे बढ़ा। जब जगत मेहरा की नापने की बारी आई तो दर्जी तारीफ किए बिना नहीं रह सका, इस सर का फिगर कितना अच्छा है। क्या आप अक्सर वर्कआउट करते हैं? जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वैट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ करता हूं। दर्जी ने सिर हिलाया, अच्छी आदत। मजबूत शरीर के साथ आप बेहतर काम कर सकते हैं। यह महिलाओं को आकर्षित करने में भी मदद करता है। बेशक, जगत मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि दर्जी वन पंच मैन के संदर्भ को समझेंगे। अगर दर्जी ने ऐसा किया तो वह वास्तव में आश्चर्यचकित होगा। जगत मेहरा ने सूट को कस्टमाइज करने के विषय पर दर्जी के साथ लापरवाही से बातचीत की। वास्तव में वह इस बात पर विचार कर रहा था कि हस्तनिर्मित कपड़े बनाने की प्रक्रिया भावनात्मक जलसेक के लिए एक अच्छा लक्ष्य लग रही थी, क्योंकि यह उसके लिए भावनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय लेने वाला है। साथ ही कपड़े लक्षित व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क में रह सकते हैं, जो व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति की वास्तविक समय पर नजर रखने की अनुमति देता है। इसके अलावा वह बटन या जेब जैसे अलग अलग तत्वों के साथ एक सुपर सेंसरी संपर्क स्थापित कर सकता है, फिर उन्हें कपड़ों पर सीवे कर सकता है, जिससे उसे संवेदी संपर्क के स्थान और व्यक्ति की भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिलती है। हालांकि उन्होंने इस विचार को अपने दिमाग में आते ही त्याग दिया, क्योंकि कस्टम मेड कपड़ों की बहुत सारी सीमाएं थीं। सबसे पहले वे केवल उन्हीं को दिए जा सकते थे जिनसे वह घनिष्ठ रूप से परिचित था, और दूसरा, कपड़े लगातार नहीं पहने जा सकते थे, उन्हें बदलने और धोने की आवश्यकता थी। तो यह सबसे अच्छा भावनात्मक जलसेक माध्यम नहीं था। जगत मेहरा की बातों से उत्तेजित होकर मास्टर शर्मा जी ने अपने पेशेवर कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अभी अभी प्रवेश करने वाले एक युवक को देखते हुए उसने जगत मेहरा से कहा, माप लिए बिना भी केवल देखकर मैं अधिकांश मुख्य आकार निर्धारित कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, यह युवक जिसने अभी अभी प्रवेश किया है, उसकी ऊंचाई 176 सेंटीमीटर, कंधे की चौड़ाई 44 सेंटीमीटर और छाती की परिधि 97 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऊंचाई सही है, कंधे की चौड़ाई 43 सेंटीमीटर, लगभग 43.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती की परिधि 95 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। जगत मेहरा ने एक त्वरित नजर डाली और अपना अनुमान लगाया। हालांकि उसके बोलने के तुरंत बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उस युवक को देखा था जो पहले ही अंदर आया था। यहां तक कि युवक के बगल में युवती भी परिचित थी और वह उनमें से प्रत्येक से पहले अलग अलग मिल चुका था। क्या वे एक जोड़े हो सकते हैं? क्या संयोग है? फिर उन दो महिलाओं को देखकर, जिन्होंने बाद में दरवाजे को धक्का दिया और अंदर आईं,
जगत मेहरा केवल आश्चर्यजनक और व्यक्तित्वयुक्त संयोग के बारे में कह सकता था, यह बस अविश्वसनीय था। जगत मेहरा को नए ग्राहकों को जानते हैं, इस बात से अनभिज्ञ मास्टर शर्मा जी ने जगत मेहरा के नंबर सुनकर कहा, तो फिर एक शर्त लगाते हैं, बूढ़े शर्मा जी देखेंगे कि हम में से किसने उपाय अधिक सटीक रूप से प्राप्त किए। यदि आप जीतते हैं तो मैं आपसे कपड़ों के इस सेट में श्रम के लिए कुछ भी शुल्क नहीं लूंगा। मैं बस एक यादृच्छिक अनुमान लगा रहा था, कृपया इसे गंभीरता से न लें, जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, अपने शरीर को प्रवेश द्वार से दूर करते हुए बोलते हुए। प्रदीप भाटी ने हालांकि कहा, हाँ, करते हैं। बूढ़े शर्मा जी को डींग मारना बहुत पसंद है। यदि आप उसे डींग मारने नहीं देते हैं तो वह बाहर महसूस करता है। यदि आप इस बार उस पर जीत हासिल करते हैं, जगत मेहरा, तो वह शायद अगली बार जब मैं किसी ग्राहक को साथ लाऊंगा तो वह डींग मारने की हिम्मत नहीं करेगा। यह स्पष्ट था कि जगत मेहरा के मास्टर शर्मा जी के साथ अच्छे संबंध थे। इसलिए मास्टर शर्मा जी ने जगत मेहरा को नापने के बाद प्रदीप भाटी और उनके दोस्तों को नहीं मापा। इसके बजाय वह उस युवक के पास गया जो अभी अभी दुकान में दाखिल हुआ था। लेकिन उसी समय बाद में आई 2 छोटे बालों वाली लड़कियों में से एक ने देखा और पुकारा, जगत मेहरा। इस उठती आवाज को सुनकर जगत मेहरा ने मन ही मन आह भरी। भले ही उसने अपनी पीठ मोड़ ली थी, लेकिन उसे पहचान लिया गया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका गंजा सिर इतना विशिष्ट था? शहर में बहुत सारे गंजे लोग थे। जगत मेहरा केवल असहाय रूप से पीछे मुड़कर देख सका कि चंचल मौलासी गोल आंखों से उसे घूर रही थी, एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति का नाटक कर रही थी। हो निर्देशक मौलासी, आपसे यहां मिलकर क्या आश्चर्य हुआ? हाँ, आखिरी समूह जो आया था, एक पुरुष और 3 महिलाएं, वे लोग थे जिनसे जगत मेहरा और जतिन पहले एक बार में मिले थे। चंचल मौलासी, याशिका का छोटा भाई और उसकी प्रेमिका। यहां तक कि युवा भाई की गर्लफ्रेंड भी ऐसी थी जिसे जगत मेहरा ने पहले देखा था। वह एक कॉलेज की छात्रा थी जिससे वह मेट्रो में मिनियन वुड नक्काशी का परीक्षण करते समय मिला था। इसने जगत मेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर की ओर आहें भरने लगा, दुनिया बहुत छोटी है। तो यह वास्तव में आप हैं? क्या आप अभी भी जीवित हैं? मैंने आपको सैकड़ों बार फोन किया है और आपने उनमें से हर एक को नजरअंदाज कर दिया है। आपने मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दिया। चंचल मौलासी ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा। यह सुनकर न केवल प्रदीप भाटी और जतिन, बल्कि स्टोर के अन्य लोग भी मदद नहीं कर सके, लेकिन ऊपर देखने के लिए उनकी आंखें एक ज्वलंत जिज्ञासा से चमक उठीं। बातचीत की सामग्री से ऐसा लग रहा था कि कोई बदमाश गायब होने का काम कर रहा था, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा था। यह गंजा आदमी भरोसेमंद लग रहा था, लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति निकला। यहां तक कि जतिन, जिन्होंने याशिका और चंचल मौलासी को भी पहचाना, काफी हैरान थे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि जगत मेहरा का चंचल मौलासी के साथ क्या रिश्ता है। क्या टिंकू ने चंचल मौलासी की संपर्क जानकारी गुप्त रूप से रखी थी? क्या मैं शहर से बाहर नहीं गया था? मैंने डायरेक्टर लिन और चिंटू को सूचित कर दिया है, जगत मेहरा ने चंचल मौलासी से कहा। चंचल मौलासी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थीं कि कैसे उनके अचानक शब्द आसानी से गलतफहमी को चौंका सकते हैं। उन्होंने कहा, यहां तक कि अगर आप शहर से बाहर गए थे तो आपका फोन हर समय सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए था। क्या होगा अगर परियोजना के साथ कोई तत्काल समस्या थी? क्या आपको कम से कम संपर्क करने योग्य नहीं रहना चाहिए था? जगत मेहरा ने सबसे पहले प्रदीप भाटी और उनके दोस्तों का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरे मुवक्किल निर्देशक मौलासी हैं। फिर उसने जतिन से कहा, पिछले महीने मेरे पिछले बॉस के संपर्कों के माध्यम से मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नहीं पता था कि यह काम डायरेक्टर मौलासी की कंपनी द्वारा कमीशन किया गया एक प्रोजेक्ट था। निर्देशक लिन इस परियोजना में भाग लेने के लिए जगत मेहरा को ढूंढना चाहते थे। इसका एक कारण वास्तव में उनके पिछले बॉस के कारण था, इसलिए इसमें कुछ सच्चाई थी। जतिन के हाव भाव से उसे पता चल गया कि जतिन क्या सोच रहा है, और स्वाभाविक रूप से उसे यह समझाना पड़ा कि उसने चंचल मौलासी की संपर्क जानकारी गुप्त रूप से नहीं रखी थी। चंचल मौलासी ने थोड़ी देर के गुस्से के बाद तुरंत अपने सक्षम और मजबूत व्यवसायी व्यवहार में लौट आए और प्रदीप भाटी और जतिन के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया। उसने और याशिका ने याशिका के छोटे भाई
सुरेंद्र बंसल को एक सूट सिलवाने में मदद करने का फैसला किया था और आश्चर्यजनक रूप से इस समय सम्मानित दर्जी की दुकान में जगत मेहरा और उसके समूह से मिले। थोड़ी देर बाद जब मास्टर शर्मा जी ने सुरेंद्र बंसल को मापना समाप्त किया तो उन्होंने जगत मेहरा को अंगूठा दिया। युवक, माप के लिए आपकी आंख प्रभावशाली है। उन्होंने पाया कि जगत मेहरा द्वारा भविष्यवाणी की गई माप उनकी तुलना में अधिक सटीक थे। चंचल मौलासी को स्थिति समझाने के बाद उसने जगत मेहरा की ओर देखते हुए कहा, आपके पास भी यह कौशल है? मुझे मत बताओ कि यह आपकी भाग्य बताने वाली प्रतिभाओं में से एक है। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, क्या प्रतिभा, यह सिर्फ एक आकस्मिक अनुमान था। मैं भाग्यशाली था कि इस बार इसे सही कर पाया। अगर हम कुछ और कोशिश करते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं मास्टर शर्मा जी से आगे नहीं निकल पाऊंगा। सामग्री और शैलियों का चयन करते समय दर्जी की दुकान में थोड़ी देर बातचीत करने के बाद यह जल्द ही 5 बजे के करीब आ रहा था। चंचल मौलासी ने सुझाव दिया कि वे एक साथ डिनर करें। जगत मेहरा की शुरुआती प्रतिक्रिया मना करने का बहाना बनाना था। इसलिए नहीं कि वह चंचल मौलासी को नापसंद करते थे, बल्कि इसलिए कि वह उनमें उनकी रुचि के बारे में बहुत जागरूक थे और कठिन परिस्थितियों में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन उसने जतिन के उत्साह को देखा, विशेष रूप से जतिन की याशिका में गहरी दिलचस्पी थी, जिसने चश्मा पहना था। जगत मेहरा तुरंत बोले बिना रुक गए और निश्चित रूप से जतिन ने चंचल मौलासी के रात्रिभोज के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उत्साह से प्रदीप भाटी को कीर्तिका देसाई और रश्मि सिंह को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। उनकी दुल्हन की सहेलियां भी फिटिंग के लिए गई थी। आधे घंटे बाद उन्हें एक नए खुले प्रसिद्ध हुनान व्यंजन रेस्तरां के एक निजी कमरे में बैठाया गया। चूंकि कीर्तिका देसाई और उनकी ब्राइड्समेड्स ने पहले ही एक और लोकप्रिय रेस्तरां में खाने का फैसला कर लिया था, जो ट्रैफिक में फंसे बिना पहुंचने के लिए थोड़ा दूर था, इसलिए वे रात के खाने के बाद मिलने के लिए सहमत हो गए। तो निजी कमरे में प्रदीप भाटी के दूल्हे और चंचल मौलासी की टीम थी, जिसमें कुल 8 लोग थे। जगत मेहरा शुरू में चंचल मौलासी से निपटने में झिझक रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह किस पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उन्हें खुश करने के लिए कहानियां नहीं बनाना चाहती थी। फिर भी वह जानता था कि उसे कैसे संभालना है। वह याशिका से भी अपरिचित नहीं था और एक बुनियादी संज्ञानात्मक मॉडल बना सकता था। लेकिन याशिका के छोटे भाई और उसकी प्रेमिका के बारे में क्या? दर्जी की दुकान में मिलने के बाद से उन्होंने उसे जो रूप दिया था, वह इतना उत्कट क्यों था? रात के खाने के दौरान जगत मेहरा अभी भी उल्टी करने की अपनी इच्छा को दबाने के लिए स्थापित सुपर संवेदी संपर्क के साथ 2 पत्थरों पर भरोसा करते थे। हालांकि सिर्फ 2 या 3 लोगों के साथ भोजन करने की तुलना में उसके लिए समूह रात्रिभोज के दौरान कई लोगों की चौकस आंखों के तहत कम खाना या बिल्कुल नहीं खाना काफी आसान था। अब जब उसके पास अपने नए संज्ञानात्मक पैटर्न के आधार पर कई लोगों के संज्ञानात्मक मॉडल बनाने की क्षमता थी। उदाहरण के लिए, जब उसके मुंह में कुछ भी नहीं था तब भी वह अधिक चबाता था। कभी कभी वह अपने कटोरे से सूप पीने का नाटक करता था, जबकि वास्तव में उसने बिल्कुल भी नहीं पिया था। और जब दूसरों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया तो वह और अधिक बातूनी हो गया, ताकि उन्हें उसकी आलस्य पर ध्यान देने से ध्यान भटका सके। अन्यथा लोग स्वाभाविक रूप से उनसे खाने और यहाँ तक कि सार्वजनिक चॉपस्टिक के साथ भोजन परोसने के लिए आग्रह करेंगे। अगर जगत मेहरा एक ऐसा व्यक्ति होता जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता था, तो उसे इस सब से गुजरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि उनकी निराशा की बात यह थी कि वह वर्तमान में मेज पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति थे, विशेष रूप से चंचल मौलासी सहित 4 लोगों के लिए। इसलिए मेज पर जगत मेहरा ने दूसरों को अपने और चंचल मौलासी की कंपनी के बीच सहयोग के बारे में सूचित करने की पहल की। उन्होंने न केवल चंचल मौलासी को उनके पिछले रवैये और इतने समय फोन का जवाब न देने के कारणों को समझाने में मदद की, बल्कि निश्चित रूप से उन्होंने अपनी गोपनीयता या कंपनी के रहस्यों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। दूसरी ओर वह कंपनी प्रबंधन, उद्योग की स्थिति, उद्यम प्रबंधन, बाजार विकास और उद्यमशीलता के अवसरों की दिशा में बातचीत का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। उन्होंने जतिन, प्रदीप भाटी और प्रदीप भाटी के दोस्तों को चंचल मौलासी के साथ बातचीत में घसीटा और धीरे धीरे खुद को इससे दूर करते हुए एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित किया। जगत मेहरा को यह भी पता था कि चंचल मौलासी और अन्य लोगों के साथ रात्रिभोज के दौरान कुछ सवाल अनिवार्य रूप से उठेंगे। निश्चित रूप से
जब प्रदीप भाटी ने भाग्य बताने वाली प्रतिभा का उल्लेख किया, चंचल मौलासी ने पहले एक दर्जी की दुकान में उल्लेख किया था, तो चंचल मौलासी ने तुरंत बार में उनके, याशिका, जगत मेहरा और जीतन तोमर के बीच मुठभेड़ को पहली बार में याद करना शुरू कर दिया। बेशक उसने शुरुआती चुलबुले दृष्टिकोण को आसानी से छोड़ दिया। चंचल मौलासी को जगत मेहरा के HR पेपर मैजिक का वर्णन करते हुए सुनने के बाद प्रदीप भाटी और उनके दोस्तों दोनों ने पहली बार इसके बारे में सुनकर जगत मेहरा को आश्चर्य से देखा। आप जादू कर सकते हैं? प्रदीप भाटी पूछने से खुद को नहीं रोक सके। उसे अभी भी याद है कि जब उसे पता चला कि जगत मेहरा इतनी अच्छी तरह से खाना बना सकता है तो उसे कितना आश्चर्य हुआ। वह एक नकली दोस्त की तरह भी महसूस करता था। अब उन्हें एहसास हुआ कि जगत मेहरा भी जादू कर सकते हैं, जो उस पर एक भयानक जादू की चाल है। यूनिवर्सिटी के दौरान 4 साल तक उनके रूममेट रहे जगत मेहरा लगातार उन्हें हैरान करते रहे। यह सिर्फ एक छोटी सी चाल थी और कुछ नहीं। जगत मेहरा हंसे। जतिन ने भी इसे देखा है। यह कोई छोटी चाल नहीं थी। जतिन ने तुरंत टिप्पणी की। सच कहूं तो मैं भी उस समय स्तब्ध था। यह वास्तव में शानदार था। चंचल मौलासी के बगल में बैठी याशिका हंस पड़ी। मास्टर जगत, मेरा छोटा भाई आपको आदर्श मानता है। जब से उसने मुझे आपकी जादू चाल के बारे में बात करते हुए सुना, तब से वह इसे खुद देखने के लिए उत्सुक है। चूंकि हर कोई रुचि दिखा रहा है, क्या आप हमें एक प्रदर्शन दे सकते हैं? जगत मेहरा के बगल में बैठे सुरेंद्र बंसल ने अपनी बहन के शब्दों के जवाब में उत्सुकता से सिर हिलाया और पुष्टि की कि वह वास्तव में एक प्रशंसक थे। चंचल मौलासी के निमंत्रण पर जतिन के एक साथ डिनर करने के लिए सहमत होने के बाद जगत मेहरा ने संभावित मुद्दों के लिए पहले से ही कई प्रतिक्रिया योजनाएं तैयार कर ली थी। वह जानता था कि चंचल मौलासी या याशिका अनिवार्य रूप से उस 4 पेपर जादू चाल को लाएगी और उसे फिर से प्रदर्शन करने के लिए कहेगी। बेशक उसके लिए बिना किसी असुविधा के स्वाभाविक रूप से मना करने के कई तरीके थे। हालांकि वह जानता था कि एक बार जब वे 4 पेपर ट्रिक लाते हैं तो यह दूसरों की जिज्ञासा और ध्यान जगाने के लिए बाध्य था। यहां तक कि अगर वह ठोस बहाने लेकर आया तो भी उनका उत्साह पूरी तरह से बुझ नहीं जाएगा। वे इस घटना को लगातार याद रखेंगे और बहुत संभावना है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो इसे सामने लाएंगे। इसलिए जगत मेहरा ने एक ऐसा दृष्टिकोण चुनने का फैसला किया जो सीधे वे उत्तर प्रदान करे जो वे चाहते थे। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले बार में कहा था जब प्रदीप भाटी और मैं आपसे मिले, तो इसमें कोई भाग्य बताने का कौशल शामिल नहीं था। यह सिर्फ अवलोकन, तर्क और थोड़ा सा भाग्य था। अपना सिर हिलाते हुए याशिका ने जवाब दिया, मेरे भाई और मेरे बीच संबंधों को समझने और यह अनुमान लगाने में कठिनाई कि मैंने 4 पेपर पर क्या लिखा है, समान स्तर पर नहीं है। हालांकि कठिनाई भिन्न हो सकती है, सिद्धांत समान है। कौन से सिद्धांत? जब जियोजी लिख रही थी तो वह विशेष रूप से बार के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। आप देख नहीं सकते थे। यदि आप नहीं देख सकते थे तो आपने कैसे तर्क किया? और आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वह अरबी अंक नहीं बल्कि चीनी अक्षर लिख रही थी? चंचल मौलासी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। चंचल मौलासी और याशिका ने जगत मेहरा की 4 पेपर मैजिक ट्रिक पर अनगिनत बार अकेले में चर्चा की थी, अनुमान लगाया था और उसका विश्लेषण किया था, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। यही कारण था कि वे हर बार जब उन्होंने जगत मेहरा को देखा तो जादू की चाल लाने से खुद को रोक नहीं सके। वे बहुत उत्सुक और हैरान थे। चाल अवैज्ञानिक थी। यह महसूस करते हुए कि सभी का ध्यान उस पर था, जगत मेहरा ने एक कागज का तौलिया लिया और अपना मुंह पोंछा, जानबूझकर यह आभास दिया कि उसने अभी अभी अपना खाना खत्म किया है। क्या आपको अपनी अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया याद है जब मैंने आपसे 4 पेपर के एक टुकड़े पर कोई नंबर लिखने के लिए कहा था? जगत मेहरा ने पूछा। याशिका रुकी, सोच में अपनी भौहें सिकोड़ लीं और हैरान होकर बोली, मेरी अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया क्या थी? जगत मेहरा ने अपना चश्मा ठीक किया, भौहों को ऊपर उठाकर एक अतिरंजित पलक झपकते हुए चेहरा बनाया, जिससे हर कोई हंसने लगा। याशिका ने भी हंसते हुए कहा, मैं ऐसी नहीं दिख सकती थी। यह इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन आपकी वास्तव में बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया थी।
खासकर तब जब आपने निर्देशक मौलासी के साथ कानाफूसी की चर्चा की और जीतन तोमर और मुझे देखा। आपके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि ऐसी थी जैसे आप निश्चित थे कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। जगत मेहरा धीरे से बोला, लेकिन आपको यकीन क्यों हुआ कि हम अनुमान नहीं लगा सकते? यह देखकर कि चंचल मौलासी और याशिका दोनों उस समय की घटनाओं पर विचार कर रहे थे, जगत मेहरा ने आगे कहा, जब आप लिखने के लिए प्रवेश द्वार के गलियारे में गए और फिर मुड़ा हुआ कागज वापस लाए, तो क्या आपको यह अनुमान लगाने का खेल याद है कि कागज किस हाथ में था जिसमें मैं आपके साथ खेला था? वास्तव में उस खेल का असली उद्देश्य यह अनुमान लगाना नहीं था कि किस हाथ में कागज था, बल्कि आपके चरित्र की जांच करना और अपनी आदतों का विश्लेषण करना था। क्या आपको याद है कि आपने क्या कहा था? आपने कहा, संख्या का अनुमान लगाओ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा नंबर लिखा है? आपने उपहास के स्पर्श के साथ संख्या शब्द पर जोर दिया। और क्या शब्द पर आपका स्वर बढ़ रहा था, जिसका अर्थ था एक आत्ममुग्ध, आनंददायक डरपोक भावना। यदि आपने 10 के भीतर एक सामान्य पूर्णांक लिखा होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आंख बंद करके भी सही अनुमान लगाने का उचित मौका होता। आप इतने आश्वस्त नहीं होते। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आपने अरबी अंकों में नहीं, बल्कि चीनी अंकों में लिखा है। याशिका ने चंचल मौलासी पर अपनी आंखें चौड़ी की। उपहास, आत्ममुग्धता और खुशी। क्या मेरे भाव इतने विविध हैं? सच कहा जाए तो उस घटना को 3 महीने बीत चुके थे। वे उस समय अपने भावों और टकटकी के लिए इतने सारे विवरण कैसे याद कर सकते थे? लेकिन जब जगत मेहरा ने अपने शब्दों को दोहराया, तो याशिका को उन्हें कहते हुए याद आ गया। अगर जगत मेहरा उन शब्दों को इतनी स्पष्ट रूप से याद कर सकते थे, तो क्या उनके हाव भाव वास्तव में उतने ही स्पष्ट थे जितना उन्होंने कहा था? चंचल मौलासी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, भले ही आपने अनुमान लगाया हो कि उसने चीनी भाषा में एक नंबर लिखा है, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यह नंबर 6 था? जगत मेहरा ने कहा, उसके चरित्र के बारे में मेरे फैसले के आधार पर जब मैं अनुमान लगा रहा था कि उसने किस हाथ में कागज छिपाया है, क्योंकि उसने एक चीनी अंक चुना है, इसलिए वह 1, 2, 3 नहीं चुनेगी। ये संख्याएं स्ट्रोक और संरचना दोनों में बहुत सरल हैं। लेकिन वहां गलियारे की दीवार चिकनी नहीं है और अचार कागज के एक टुकड़े पर लिखना आसान नहीं होगा। इसलिए 4, 5, 7, 9 जिनमें लंबे स्ट्रोक होते हैं, इसी तरह अनुचित हैं। इसलिए सबसे उचित विकल्प 6 है। बेशक इसमें भाग्य का एक बड़ा तत्व भी शामिल है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली था। जगत मेहरा के बोलने के बाद केबिन में सभी स्तब्ध दिखे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। चंचल मौलासी, जो अधिक स्पष्ट रूप से अविश्वास कर रहे थे, ने कहा, आपका स्पष्टीकरण बहुत असंबद्ध है। क्या आप गड़बड़ कर रहे हैं? क्या हम 3 साल के बच्चे हैं? न केवल वह, बल्कि प्रदीप भाटी और जतिन, हालांकि वे बात नहीं करते थे, स्पष्ट रूप से समान रवैया रखते थे। उन्हें उनके थोड़े दूर की कौड़ी वाले स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ। जगत मेहरा ने फिर भी शांति से जवाब दिया, वास्तव में यह समझना मुश्किल है कि सिर्फ मुझे यह कहते हुए सुनना। इसके बारे में कैसे, मेरे केवल समझाने के बजाय, आइए इसे मौके पर ही आजमाएं। निर्देशक मौलासी या छात्र यांग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, आप अपने बगल वाले व्यक्ति को एक नंबर फुसफुसा सकते हैं, कहीं भी 1 से 9 तक, और फिर मैं इसका अनुमान लगाऊंगा। इसलिए चंचल मौलासी ने याशिका के कान के पास झुककर अपने कानों के किनारों की रक्षा के लिए अपने हाथों को पकड़ लिया और चुपचाप एक नंबर कहा। उसकी आवाज की मात्रा के साथ, यहां तक कि याशिका के दूसरी तरफ बैठे सुरेंद्र बंसल भी सुन नहीं पाएंगे, केबिन में किसी और को तो छोड़ दें। बेशक इसमें जगत मेहरा शामिल नहीं है। अपनी सुनने की क्षमता के साथ वह अभी भी चंचल मौलासी के हाथों से ध्वनि तरंगों का कंपन प्राप्त कर सकता था। वह चंचल मौलासी के स्वर डोरियों को कंपन करते हुए भी सुन सकता था और स्पष्ट रूप से जानता था कि उसने 9 कहा है। एक अनुमान लगाओ। चंचल मौलासी ने याशिका के कान में फुसफुसाने के बाद वह आराम से बैठ गई और मेज के पार जगत मेहरा को देखा। अपने चरित्र को ध्यान में रखते हुए, आप छात्र यांग की तरह 6 नहीं चुनेंगे। आप भीड़ का अनुसरण करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जगत मेहरा ने तुरंत सही जवाब नहीं दिया,
लेकिन शांति से अपने विश्लेषण के साथ आगे बढ़े। छात्र यांग की तुलना में आपका व्यक्तित्व थोड़ा अधिक प्रभावशाली है। उसके साथ अपनी बातचीत में आप एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए आपके द्वारा चुनी गई संख्या याशिका द्वारा चुनी गई संख्या से अधिक होनी चाहिए। 7, 8 और 9 संख्याओं में से मेरा मानना है कि आपने एक को चुना है। आपके फोन नंबर को देखते हुए यदि आपने इसे स्वयं चुना है तो आप 9 संख्या के पक्ष में प्रतीत होते हैं। तो मुझे लगता है कि यह 9 है। चंचल मौलासी और याशिका ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सदमे ने पहले ही कमरे में मौजूद अन्य लोगों को जवाब दे दिया। क्या उसने वास्तव में सही अनुमान लगाया? प्रदीप भाटी ने भी याशिका से अविश्वास से पूछा। जैसे ही याशिका ने सिर हिलाया, चंचल मौलासी ने पहले ही कह दिया था, चलो इसे फिर से करते हैं। यह कहकर उसने याशिका को ऊपर खींच लिया और वे दोनों बात करने के लिए जगत मेहरा से सबसे दूर कमरे के कोने में चले गए। निजी कमरा 30 वर्ग मीटर से अधिक था, इसलिए जगह स्वाभाविक रूप से काफी पर्याप्त थी। चंचल मौलासी और याशिका को मेज पर लौटने और बैठने में केवल कुछ सेकंड लगे। ठीक है, फिर से अनुमान लगाने की आपकी बारी। यदि आप सही अनुमान लगाते हैं तो मैं आपके स्पष्टीकरण पर विश्वास करूंगा। जगत मेहरा ने स्वाभाविक रूप से उसे याशिका से एक कहते हुए सुना, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका विश्लेषण करने का नाटक किया। जैसा कि मैंने पहले कहा, निर्देशक मौलासी, आपके पास एक मजबूत व्यक्तित्व है, इसलिए आप जो मैंने अभी कहा उस पर बहुत ध्यान देंगे। आप मिसेस बंसल के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बहुत परवाह करते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से फिर से 6 से ऊपर की संख्या नहीं चुनेंगे। इसके बजाय आप संभवतः 6 के अंतर्गत एक संख्या चुनेंगे। आपकी विपरीत करें रणनीति को देखते हुए यह चरम पर जाने और सबसे सरल और सबसे असंभावित संख्या 1 चुनने के लिए आपके व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने इस बार सही अनुमान लगाया है। चंचल मौलासी के चेहरे पर एक जटिल भाव था, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, जैसे कि वह वास्तव में उस मानसिक प्रक्रिया को याद कर रही थी जिससे वह तब गुजरी थी जब उसने नंबर चुना था। इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या यह वास्तव में वैसा ही था जैसा जगत मेहरा ने अनुमान लगाया था। याशिका ने आश्चर्य से अपना चश्मा ठीक किया, टिप्पणी की, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक धोखेबाज के साथ खेल खेल रही हूं? आप एक माइंड रीडर की तरह हैं। जब चंचल मौलासी कोने में उसे नंबर फुसफुसा रहा था तो वह जगत मेहरा पर नजर रख रही थी और देख रही थी। वह उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं समझ सकी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके सही उत्तर का सही विश्लेषण किया था। आपने फिर से सही अनुमान लगाया? बुरा नहीं है, टिंकू। आप वास्तव में एक भविष्यवक्ता की तरह महसूस करने लगे हैं, जतिन ने भी उत्साह से कहा। उन्होंने पहले जगत मेहरा को बार में एचआर जादू करते हुए देखा था और हमेशा यह मान लिया था कि एचआर पेपर के साथ कोई चाल शामिल थी या उन्होंने याशिका द्वारा कागज पर लिखे गए नंबरों का पता लगाने के लिए अन्य जादुई साधनों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज जगत मेहरा को चंचल मौलासी के नंबर का 2 बार ऑन द स्पॉट सही अनुमान लगाते हुए देखना और यहाँ तक कि उनकी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया को समझाते हुए एक फिल्म देखने जैसा महसूस हुआ। चंचल मौलासी ने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ लीं और कहा, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं, आखिरी बार। जैसे ही याशिका उठने वाली थी और अपने दोस्त का नंबर सुनने के लिए कोने में जाने वाली थी, चंचल मौलासी ने सीधे एक वेटर को फोन किया और एक पेन और कागज का अनुरोध किया। चंचल मौलासी फिर अकेले बॉक्स के बाहर गए, कागज पर एक नंबर लिखा, इसे मोड़ दिया छोटा वर्ग और फिर कमरे में लौट आए। मैंने कागज पर कौन सा नंबर लिखा था? चंचल मौलासी ने पूछा। जब वह अपनी सीट पर लौटी तो जानबूझकर अपने हाव भाव को नियंत्रित करने के लिए एक सीधा चेहरा रखते हुए। रेस्तरां में वातावरण उस बार की तुलना में ज्यादा शांत नहीं था जिसमें वे पहले थे। खासकर जब चंचल मौलासी लिख रहे थे तो वह दरवाजा बंद करके बॉक्स के बाहर थी। उसके चारों ओर विभिन्न शोरों के बीच ध्वनि तरंग एंकर के रूप में कार्य करने वाले कागज के साथ स्थापित सुपर संवेदी संपर्क के बिना जगत मेहरा केवल धुंधले विवरण सुन सकता था और यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि उसने कौन सा नंबर लिखा था। हालांकि वह सुन सकता था कि शुरू में एक नंबर लिखने के बाद उसने कागज को फाड़ दिया, उसे तोड़ दिया और उसे फेंक दिया, फिर एक और नंबर लिखा।
जाहिर है यह निर्णायक महिला भी थोड़ी झिझकने लगी थी। यहां तक कि देखने की क्षमता के बिना जगत मेहरा अभी भी शांत थे। निर्णय लेने के लिए उनके पास कई तरीके और जानकारी थी, खासकर पिछले 2 अनुमान लगाने वाले खेलों के बाद, जिसने उन्हें चंचल मौलासी के अपने संज्ञानात्मक मॉडल को और बेहतर बनाने की अनुमति दी। बेशक, यदि अन्य मामलों में चंचल मौलासी की पसंद को आंका जाए, तो सटीकता अधिक नहीं हो सकती है। हालांकि, इस संख्या अनुमान खेल के लिए वास्तविक समय की इंद्रियों की जानकारी के साथ जगत मेहरा काफी आश्वस्त थे। आपने 10 के भीतर एक पूर्णांक चुना, है ना? जगत मेहरा ने कहा। हाँ। चंचल मौलासी ने बिना हाव-भाव बदले सिर हिलाया। यह अरबी अंकों में है या हिंदी में? आपको लगता है? चंचल मौलसी ने पोकर चेहरा रखा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी हृदय गति, श्वास और पुतली का फैलाव प्रतिक्रिया के बिना नहीं था। इस जानकारी के माध्यम से जगत मेहरा ने एक निर्णय लिया था। उन्होंने हिंदी में नंबर लिखा था। क्या यह श्रीमती बंसल के समान हो सकता है, जिसे 6 लिखा गया है? जगत मेहरा ने कहा। कौन जानता है? चंचल मौलासी भावहीन रहे। उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया से जगत मेहरा उसकी भावनाओं का न्याय कर सकता था, जो थोड़ा तनाव और थोड़ी राहत के मिश्रण की तरह थी। इससे पता चलता है कि जिस नंबर को उसने शुरू में लिखा था और फिर बाहर फाड़ दिया था, वह संभवतः वही हिंदी नंबर 6 था जिसे याशिका ने पहले चुना था। कमरे में मौजूद अन्य 7 लोगों की निगाहों के नीचे जगत मेहरा ने गंभीरतापूर्वक उस संख्या का विश्लेषण करना जारी रखा जिसे चंचल मौलासी चुन सकते थे। निर्देशक मौलासी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, भले ही वह अप्रत्याशित होना चाहती हो, वह शायद 6 को नहीं चुनेंगी। तो 1 से 5, 7 से 9 के बीच यह कौन सा हो सकता है? क्या वह जानबूझकर पहले से चुने गए 1 या 9 को दोहराएगी और चुनेगी? या यह 2, 3, 4 या 5 होगा? जब उन्होंने ये नंबर कहे तो उनके बोलने की गति बहुत धीमी थी और उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल संज्ञानात्मक मॉडल का उपयोग करके चंचल मौलासी की सूचना प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए किया। निर्देशक मौलासी, क्या आपके पास 7 नंबर पर कोई राय है? चंचल मौलासी कुछ अधीर हो रहे थे। आप इतने लंबे समय तक क्यों हैं? बस मुझे वह नंबर बताओ जो मैंने लिखा था। मैं किसी विशेष योग्यता या दिमाग पढ़ने का उपयोग नहीं कर रहा हूं। क्या एक विश्लेषण प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि 1 से 7 और 9 नंबर पर निर्देशक मौलासी की प्रतिक्रियाएं सभी नियमित और सीधी हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चयनित संख्या 8 होनी चाहिए। चंचल मौलासी ने उनसे पूछा, क्या आपको यकीन है? यह 8 है? जगत मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ, यह 8 है और यह हिंदी नंबर 8 है। वास्तव में यह चंचल मौलासी का आखिरी सवाल था जिसने उन्हें पूरी तरह से निश्चित निर्णय लेने की अनुमति दी। तुमने मुझे पकड़ लिया। चंचल मौलासी ने हाथ में मौजूद कागज को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया। वह अपने चेहरे के भाव से अपने आश्चर्य, निराशा और लाचारी को छिपा नहीं सकी और जगत मेहरा से कहा, आपने इसका पता कैसे लगाया? यह कुछ रहस्यमय नहीं है, यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक ज्ञान और भाग्य का एक सा है। मैं इस पूरे समय निर्देशक मौलासी से बात कर रहा हूं, बस देख रहा हूं और जांच कर रहा हूं। हालांकि निर्देशक मौलासी जानबूझकर उन्हें शांत रख रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को उजागर कर लिया। बेशक, मेरी ओर से अनुमान लगाने का कुछ तत्व भी है, मैं 100% निश्चित नहीं हूं। जहां तक विश्लेषण कैसे किया गया, मैं समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। अन्यथा आप सोचेंगे कि मैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए छद्म विज्ञान दिखा रहा हूं, जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जगत मेहरा, आप मनोविज्ञान के विशेषज्ञ कब बने? प्रदीप भाटी ने असमंजस में पूछा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने अभी कुछ किताबें पढ़ी हैं और एक दोस्त ने मुझे कुछ संकेत दिए हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो अद्भुत है, तो वह मेरा मित्र होगा। उन्होंने मनोरोग और मानसिक स्वास्थ्य, एप्लाइड साइकोलॉजी में लगातार मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और वह 140 से अधिक के आईक्यू के साथ एक सुपर स्कॉलर है। अब यह एक पेशेवर है। मैं अभी भी उससे बहुत दूर हूं, बस अपनी किस्मत को झांसा दे रहा हूं और बदल रहा हूं, जगत मेहरा ने समझाया। निश्चित रूप से, एक बार जब उन्होंने यह कहा,
तो सभी का ध्यान स्वाभाविक रूप से वास्तविक पेशेवर की ओर आकर्षित हुआ जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। बहुत पहले उन्होंने अपने निरंतर विवरण के कारण मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान में एक प्रतिभा की छवि अपने दिमाग में बनाई। जब तक सभी ने हुनान व्यंजन रेस्तरां को छोड़ दिया और कीर्तिका देसाई और अन्य लोगों से मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में स्थानांतरित कर दिया, तब तक उन्होंने मुख्य रूप से एचआर पेपर मैजिक के लिए उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया था, यहाँ तक कि पहले से तय चंचल मौलासी और याशिका भी कोई अपवाद नहीं थे। दरअसल उसने पहले भी कई बार इस दिनचर्या का इस्तेमाल किया था, जैसे बार में जब उसने याशिका और उसके भाई को समझाया कि उसने अपने भाई बहन के रिश्ते को कैसे कम किया, या दूसरी बार वह चंचल मौलासी से मिला जब उसने बताया कि बार में पहली बार मिलने पर उसने उसे और याशिका की राशि का पता कैसे लगाया। इस बार उन्होंने बस कुछ कदम जोड़े। सबसे पहले एक स्पष्टीकरण, एक सिद्धांत को फेंक दिया, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न लगे। फिर इस स्पष्टीकरण को साबित करना, इस सिद्धांत को अन्य तरीकों से। सभी को समझाने के बाद ध्यान आकर्षित करने और साबित करने की प्रक्रिया का कारण समझाने के लिए उससे ज्यादा मजबूत व्यक्ति को बाहर फेंकना। वैसे भी आज रात प्राइवेट रूम में उनके अलावा ओल्ड सिन्हा को कोई नहीं जानता था। यहां तक कि ज्यादा से ज्यादा प्रदीप भाटी ने पहले भी बूढ़े सिन्हा की बातों के बारे में सुना होगा, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ही पुराने सिन्हा का वीडियो देखा होगा, और उन्हें और कोई समझ नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब हर कोई कॉफी शॉप में मिलने गया, तो अगर कोई डिब्बे में जो कुछ हुआ उसे उठाता है, तो नैना, कविता बंसल और अन्य लोग जो डिब्बे में संख्याओं का अनुमान लगाने की उनकी प्रक्रिया को नहीं देखते थे, वे यह नहीं सोचेंगे कि उन्होंने जो कहा वह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने जो कहा वह मुख्य रूप से वास्तविक तथ्य थे। बूढ़े सिन्हा के पास वास्तव में वे 2 डिग्रियां हैं और वास्तव में 140 से अधिक के आईक्यू के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और वह पहले अक्सर ओल्ड सिन्हा से मनोविज्ञान और मानसिक बीमारियों से संबंधित ज्ञान मांगते थे। और आज रात का प्रदर्शन जगत मेहरा को प्रदीप भाटी और जतिन के अपने बारे में संज्ञान और निर्णय को फिर से स्थापित करने की अनुमति दे सकता है, ताकि भविष्य में उनके साथ बातचीत में वह इस प्रतिभा को और प्रदर्शित कर सके। करीब आधे घंटे बाद जगत मेहरा और उनके 8 लोगों के ग्रुप ने कॉफी शॉप में कीर्तिका देसाई के ब्राइड्समेड ग्रुप और कविता बंसल से मुलाकात की। जब 13 लोग एक साथ मिले, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को फिर से पेश किया। उनके मन में जो सबसे बड़ा सवाल था, उसका जवाब जगत मेहरा ने पहले ही रेस्तरां में दे दिया था, इसलिए चंचल मौलासी और याशिका का ध्यान अब उन पर नहीं था। वे इसके बजाय कीर्तिका देसाई और वीणा सिंह के साथ एक आकर्षक बातचीत कर रहे थे। इसके विपरीत सुरेंद्र बंसल, जिन्होंने पहले डिब्बे में ज्यादा कुछ नहीं कहा था, जगत मेहरा के करीब आए और फुसफुसाए, जगत, मेरा मतलब है, भाई मेहरा, क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर जोड़ सकता हूं? मैं मास्टर इतिहासकार जुलाई के नए काम गीता, हिंदी शास्त्र की सिफारिश करता हूं। यह बहुत अच्छा है। यदि ऐसा नहीं है, तो आओ मुझे काट दो। जगत मेहरा ने याशिका के छोटे भाई सुरेंद्र बंसल के साथ बातचीत की और पाया कि यह युवक, जिसने अभी अभी विश्वविद्यालय का पहला वर्ष शुरू किया था, वास्तव में उसकी काफी प्रशंसा करता था। इस तरह की प्रशंसा, जैसा कि जगत मेहरा ने महसूस किया और आका था, नकली नहीं हो सकता था। इसके अलावा उसे उस वीडियो का एक हिस्सा मिला था जो दर्शकों ने जगत मेहरा का लिया था, जब उसने गलती से सड़क पर एक वांछित अपराधी का सामना किया और उसे पकड़ लिया। इसने उसे अपराधी को नीचे ले जाते हुए नहीं पकड़ा, लेकिन इसने उसे पुलिस की कार में बैठे हुए पकड़ लिया। चंचल मौलासी की मदद से उन्होंने अनुमान लगाया, सुरेंद्र बंसल को उनके बारे में लगभग सभी सार्वजनिक जानकारी पर शोध करना चाहिए था। सुरेंद्र बंसल के संज्ञानात्मक मॉडल को समझने के माध्यम से जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि उन्हें शायद ऐसा लगा कि उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति की खोज की है, जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। जहां तक प्रशंसा की भावना का सवाल है, यह इस तथ्य से आया है कि जगत मेहरा बहुत कुछ कर सकते थे जो सुरेंद्र बंसल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, जैसे कि अवलोकन से सभी प्रकार की जानकारी को आसानी से निकालना, यह अनुमान लगाना कि अन्य लोग क्या सोच रहे थे, और मजबूत शारीरिक शक्ति होना, जरूरत पड़ने पर सही काम करने में सक्षम होना, और इसी तरह। सीधे शब्दों में कहें तो सुरेंद्र बंसल ने जगत मेहरा को उस व्यक्ति के रूप में आदर्श बनाया था जो वह बनना चाहता था, वह व्यक्ति जिससे वह सीखना चाहता था। ज्यादातर लोगों के लिए ऐसी स्थिति में
उनके आदर्शीकरण के विषय के साथ कुछ समय बिताना स्वाभाविक रूप से मूर्तिमान छवि को भंग कर देगा और प्रशंसा की भावना गायब हो जाएगी। हालांकि उनकी बातचीत के बाद जगत मेहरा ने पाया कि सुरेंद्र बंसल ने उन्हें जिस दिशा में आदर्श बनाया था, सब सही था। वास्तव में जगत मेहरा सुरेंद्र बंसल की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। इसलिए आज रात के खाने में जगत मेहरा को अपने कुछ अविश्वसनीय अवलोकन और विश्लेषण कौशल का प्रदर्शन करते हुए देखने के बाद सुरेंद्र बंसल के पास वास्तव में जगत मेहरा से सीखने का एक मजबूत आवेग था। अपने विचारों का अनुमान लगाने के बाद जगत मेहरा असहाय महसूस कर रहा था। वह अपने कौशल को नहीं सिखा सकता था, विशेष रूप से जो सिद्धांत उसने अभी दिखाए थे वे बकवास थे। यद्यपि उनके पास निरंतर निर्देशित प्रशिक्षण, उनकी अपनी संज्ञानात्मक प्रणाली और सोचने के तरीके थे, नींव उनका उत्परिवर्तित विकसित शरीर और मस्तिष्क था। यह ऐसा है जैसे जब वह रेस ट्रैक पर 911 GT2 RS से बाहर निकलता है और उसके बगल में एक युवा प्रशंसक, उसकी आंखें सितारों से टकराती हैं तो पूछती हैं, मैं उन गति से कैसे ड्राइव कर सकता हूं? वह बस इतना कह सकता है, जब आपको मुड़ना चाहिए तो मुड़े, सीधे गैस पर कदम रखें। खैर, सबसे पहले आपको 911 GT2 RS की आवश्यकता है। हालांकि जगत मेहरा जो ड्राइव करता है वह 911 GT2 RS नहीं है, यह एक कार के रूप में प्रच्छन्न एक अंतरिक्ष यान है। वह यह कैसे सिखा सकता है? हालांकि जिस क्षण यह विचार उनके दिमाग में आया, जगत मेहरा ने महसूस किया कि वह किसी और के अवलोकन और तर्क कौशल को प्रशिक्षित करने और सुधारने के लिए कई योजनाओं के साथ आ सकते हैं। वह अब किसी भी चीज के लिए संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित कर सकता है। इससे पहले उन्होंने एक गीत के आधार पर एक संज्ञानात्मक मॉडल भी बनाया था, जिसने उन्हें जितनी जल्दी हो सके गीत को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की अनुमति दी। उन्होंने पाया कि अगर वह अब एक विशेष कौशल को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, गायन, वाद्ययंत्र बजाना, शूटिंग आदि, वह डेटा और जानकारी एकत्र कर सकता है, क्षमता का विश्लेषण कर सकता है, एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित कर सकता है और फिर उस मॉडल का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकता है कि उसे अपनी क्षमता को कैसे प्रशिक्षित और सुधारना चाहिए, जो कि उसने ठीक वही किया था जब उसने इलेक्ट्रिक मास्टरी फ्लाइट में महारत हासिल करने की कोशिश की थी। बेशक वह अपनी क्षमता संज्ञानात्मक मॉडल को सुरेंद्र बंसल या किसी और पर लागू नहीं कर सकता है, लेकिन वह दूसरों के संज्ञानात्मक मॉडल का उपयोग उनकी क्षमताओं के लिए उपयुक्त मॉडल स्थापित करने के लिए कर सकता है, ताकि उन्हें उनके प्रशिक्षण में मार्गदर्शन और सहायता मिल सके। जगत मेहरा को इस योजना की व्यवहार्यता का एहसास हो गया। इसलिए सुरेंद्र बंसल के साथ बातचीत करते समय उन्होंने विशेष रूप से उनके अनुरूप एक संवेदी और तर्क प्रशिक्षण मॉडल बनाने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अवलोकन क्षमता और संज्ञानात्मक क्षमता एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तरार्ध पूर्व को निर्देश देता है कि क्या करना है, और जिस स्तर पर पूर्व पूरा होता है वह बाद की गणनाओं के परिणामों को निर्धारित करता है। मनोविज्ञान के ज्ञान और बहुत सारे अभ्यास और परीक्षणों के बिना और पर्याप्त दैनिक संचय और अनुभव के बिना यह जानना कठिन है कि अवलोकन के दौरान क्या ध्यान देना है और कौन सी जानकारी एकत्र करनी है। देखी गई और एकत्र की गई जानकारी के महत्व को समझना भी मुश्किल है। जगत मेहरा ने एकाग्र सुरेंद्र बंसल से पूछा, उदाहरण के लिए, क्या आप अपनी बहन की किसी आत्तन हरकत को जानते हैं? सुरेंद्र बंसल ने जवाब देने से पहले सोचा, जब वह सोच रही होती है तो वह अपने चश्मे को समायोजित करना पसंद करती है। इसके अलावा जब वह चौंक जाती है या शर्मिंदा होती है तो वह वही इशारा करती है। जगत मेहरा ने सिर हिलाया और कहा, देखिए, यह आपके अवलोकन और सारांश का परिणाम है। अब जब भी आप अपनी बहन को यह कार्य करते हुए देखें तो आप इस जानकारी को एकत्र कर सकते हैं और इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि क्या वह हैरान है, शर्मिंदा है या गहरी सोच में है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को देखते हैं तो आप सच बोलते समय और झूठ बोलते समय उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों और छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करते हैं। सारांश के बाद जब आप फिर से निरीक्षण करते हैं तो आप जानते हैं कि किन विवरणों पर विशेष ध्यान देना है। यह व्यवस्थित सीखने की एक प्रक्रिया है, फिर अवलोकन करना, विश्लेषण करना, सारांशित करना, प्रक्रिया को दोहराना और निरंतर पुनरावृत्ति के माध्यम से आपके निर्णय की सटीकता बढ़ जाती है। आप फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम (FACS)
से संबंधित सामग्री की जांच कर सकते हैं, कुछ मनोविज्ञान सीख सकते हैं और दैनिक जीवन में अधिक देख सकते हैं। सबसे पहले, अजनबियों को न देखें, लेकिन जिन्हें आप अक्सर देखते हैं। आप दैनिक रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे कि जन्मदिन की पार्टियां, दोस्तों की सभाएं और आराम की स्थिति में दूसरों के चेहरे के भाव और शरीर में बदलाव का निरीक्षण कर सकते हैं। जहां तक इंद्रियों की बात है, नेत्रहीन रूप से प्रशिक्षित करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिपरक आदतों और स्मृति पर निर्भर करता है। सुनवाई के लिए कभी कभी एक अपेक्षाकृत शांत अर्धसंलग्न व्यावसायिक स्थल ढूंढें, जैसे पेय की दुकान या एक छोटा रेस्तरां। अपनी आंखें बंद करें, ध्यान से सुनें, आपके द्वारा सुने जाने वाले ध्वनि तत्वों का दस्तावेजीकरण करें और हर बार व्यायाम को आधे घंटे से कम न होने दें। अक्सर आप कई सूक्ष्म ध्वनियां सुन सकते हैं, लेकिन आतन उनकी उपेक्षा करते हैं। समय के साथ आपका मस्तिष्क मानता है कि वे विवरण महत्वहीन हैं, जिससे उन ध्वनियों पर आपका ध्यान कम हो जाता है। इस तरह का प्रशिक्षण उन विवरणों पर आपका ध्यान फिर से सक्रिय करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ, चंचल मौलासी याशिकिका के बगल में बैठी थी, जगत मेहरा की ओर देख रही थी, जो सुरेंद्र बंसल के साथ बातचीत में गहराई से तल्लीन थी और अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए बोली, अजीब बात है, जगत मेहरा आपके भाई को इतना महत्व क्यों देता है? उस आदमी के दिमाग के साथ आपके भाई को उसके द्वारा बेचा नहीं जाना चाहिए और फिर भी उसे पैसे गिनने में मदद करना चाहिए। भले ही मेरा भाई बिक गया हो, वह ज्यादा नहीं लाने वाला है, याशिका ने वापस फुसफुसाया। उसके बगल में बैठी लड़की शायद उसकी प्रेमिका है। चंचल मौलासी ने रश्मि सिंह की ओर देखा, जो जगत मेहरा के दाहिनी ओर बैठी थी, सुरेंद्र बंसल को उनके निर्देश को ध्यान से सुन रही थी और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उसे जगत मेहरा पर क्रश है। उन्हें देखो, उनके शरीर को छू नहीं रहा है। वे एक स्थापित जोड़े की तरह नहीं लगते। मुझे लगता है कि जगत मेहरा ने जिस व्यक्ति को मिनियन लकड़ी की नक्काशी दी थी, वह कोई और है, वह गुप्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्यार में हो सकता है। यह गुप्त क्रश कौन है? अपना आखिरी वाक्य सुनकर अभी अभी बाथरूम से लौटी कविता बंसल ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मैंने जगत मेहरा को यह कहते हुए सुना कि उनके पास एक असाधारण दोस्त है, जिसके पास मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान में 2 मास्टर डिग्री हैं, बहुत होशियार हैं, और जगत मेहरा का मनोविज्ञान और सूक्ष्म अभिव्यक्तियों का सारा ज्ञान उनसे सीखा गया है। क्या आप इस दोस्त को जानते हैं? चंचल मौलासी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कविता बंसल ने तुरंत कहा, वह ओल्ड सिन्हा होगी, मैं निश्चित रूप से उसे जानती हूँ। कैसे हुआ? जब आप लोग खाना खा रहे थे तो जगत मेहरा ने ओल्ड सिन्हा का विशेष रूप से उल्लेख किया। यह सही है। चंचल मौलासी ने तब हुनान व्यंजन रेस्तरां में 3 बार खेले गए संख्या अनुमान लगाने के खेल का एक संक्षिप्त सारांश दिया और जगत मेहरा द्वारा कही गई कुछ बातों को दोहराया। हालांकि उन्होंने HR पेपर के जादू का जिक्र नहीं किया जो जगत मेहरा ने 3 महीने पहले बार में दिखाया था। उसकी बात सुनने के बाद कविता बंसल हंस पड़ी। ओल्ड सिन्हा वास्तव में अद्भुत है, जगत मेहरा भी है, वे दोनों राक्षस हैं जिनके दिमाग में एक अंतर्निहित कंप्यूटर है। खासकर जब उनके साथ ताश खेलते थे तो मैं एक खुली किताब की तरह था, यह भयानक था। जगत मेहरा वास्तव में ताश के पत्तों में अच्छा है, वह अक्सर जीतता था जब हम छात्रावास में एक साथ खेलते थे। मूल रूप से प्रदीप भाटी के साथ बातचीत कर रहे जतिन उनकी बातचीत सुनने के बाद चिल्लाए। जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। हालांकि कविता बंसल बहुत ही मिलनसार नजर आईं, आसानी से सभी के साथ बातचीत कर रही थीं और अपने मन की बात कह रही थीं, लेकिन उन्हें पता था कि वास्तव में वह चंचल मौलासी और याशिकिका के सामने कुछ हद तक आरक्षित थीं, जिनसे वह पहली बार मिल रही थीं। ठीक उसी तरह जैसे उसने ओल्ड सिन्हा का उल्लेख किया था, जो एक दुर्जेय दोस्त था जिसके बारे में जगत मेहरा ने बात की थी, लेकिन उसने ओल्ड सिन्हा के साथ अपने रिश्ते का उल्लेख नहीं किया और न ही उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी दी। यहाँ तक कि जगत मेहरा को संबोधित करते समय भी उन्होंने केवल शेफ मेहरा या बड़ी जगत जैसी किसी भी उपाधि के बिना अपने नाम का इस्तेमाल किया। जगत मेहरा अनुमान लगा सकते थे कि इस समय चंचल मौलासी और याशिका के दिमाग में
उनके अच्छे दोस्त और गुरु बूढ़े सिन्हा की आकृति शायद 40 या 50 वर्ष से अधिक उम्र के एक जानकार विद्वान की थी, जो मानसिक या मनोवैज्ञानिक अध्ययन में एक विशेषज्ञ या चिकित्सक थी। जैसे ही 11 बज रहे थे, कई लोग थकान के लक्षण दिखा रहे थे और सभी ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार सभी ने व्हाट्सएप संपर्कों का आदान प्रदान किया, पिछले कुछ मुठभेड़ों के विपरीत, जहां किसी ने भी अपनी संपर्क जानकारी नहीं छोड़ी। बेशक जगत मेहरा ने नहीं सोचा था कि उस रात एक संक्षिप्त बातचीत सुरेंद्र बंसल को ज्यादा मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। एक नियमित व्यक्ति को अपने अवलोकन और कटौती कौशल में सुधार करने के लिए बहुत अधिक संचय और अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसके विपरीत जो निर्देशित प्रशिक्षण और बाद में उत्परिवर्तन से गुजरकर अपनी प्रगति में तेजी ला सकता है। इसके बाद वह व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से सुरेंद्र बंसल को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यदि सुरेंद्र बंसल उन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करते हैं, तो उन्हें लगभग 1 महीने में कुछ प्रारंभिक परिणाम दिखाई देंगे और परिणाम दिखेंगे कि उनकी संज्ञानात्मक मॉडल प्रशिक्षण पद्धति प्रभावी थी या नहीं। यदि उनके दृष्टिकोण ने सुरेंद्र बंसल के साथ स्पष्ट प्रभाव दिखाया, तो इसे भावनात्मक जलसिक और सुपर संवेदी वस्तुओं के लिए उनके संज्ञानात्मक मॉडल पर लागू किया जाएगा और फिर गुड्डू और शर्मिला टंडन को उन वस्तुओं को बेहतर मास्टर करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो उनसे जुड़ी थी। पार्किंग स्थल के रास्ते में जगत मेहरा ने रात के आकाश की ओर देखा और अवचेतन रूप से कहा, हवा आ रही है। यह कुछ दिखावटी और रहस्यमय टिप्पणी सुनकर रश्मि सिंह, जो उनके बगल में चल रही थी, हंस पड़ी। मास्टर जगत, क्या आपने अब रात में खगोलीय घटनाओं को देखना शुरू कर दिया है? जैसे ही उसके शब्द उतरे, तभी हवा का एक तेज झोंका सड़क पर बह गया, जिससे कर्कश आवाज आई, यहां तक कि टूटे हुए शीशे की आवाज भी आ रही थी। एक बार के बाहर एक विज्ञापन तख्ती को सीधे उड़ा दिया गया था और लगभग सभी लोगों ने सहज रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली थी। लेकिन रश्मि सिंह के बगल में खड़े जगत मेहरा ने उनके लिए ज्यादातर हवा को रोक दिया। हालांकि हवा सुसंगत नहीं थी, कुछ सेकंड के बाद कम हो गई। जिन लोगों ने अभी अभी जगत मेहरा की बातें सुनी थीं, उनमें रश्मि सिंह के अलावा कविता बंसल और चंचल मौलासी और याशिका भी शामिल थीं, जो कुछ ही दूरी पर पैदल चल रही थीं। बाद के दोनों ने जगत मेहरा को आश्चर्य से देखा, उनकी गर्दन पीछे हट गई। लेकिन जगत मेहरा, जैसे कि वह भूल गया था कि उसने अभी क्या कहा था, सभी को अलविदा कह दिया और फिर प्रदीप भाटी की कार में बैठ गया। ठीक उसी तरह जैसे जब वह पहले अन्य क्षमताओं के प्रशिक्षण का मार्गदर्शन कर रहे थे, जगत मेहरा जब भी खाली समय होता था, तो वह हमेशा वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र और आसपास के अन्य विद्युत क्षेत्रों को महसूस करते थे। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वह केवल वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र के प्रति संवेदनशील था। आसपास के अन्य विद्युत क्षेत्रों के लिए सनसनी बहुत अस्पष्ट थी। वह एक प्रभावी संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करने के लिए पर्याप्त विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र के लिए वह केवल तभी अपेक्षाकृत स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता था जब मौसम बदल रहा था। हालांकि जगत मेहरा का मानना था कि वह अगले 2 या 3 रक्त पीने के पीरियड्स के बाद बहुत प्रगति करेंगे। 2 जनवरी की दोपहर को जगत मेहरा 2 ढेर किए गए कार्डबोर्ड बक्से लेकर आवासीय क्षेत्र से बाहर निकले और गेट पर उनका इंतजार कर रहे X3 में चढ़ गए। जैसे ही जगत मेहरा ने बक्से को बूट में डाला और पीछे की सीट पर बैठा, कविता बंसल, जो ड्राइवर की सीट पर थी, मदद नहीं कर सकी, लेकिन कहती है, शेफ मेहरा, मैंने यह कभी नहीं देखा है, जन्मदिन के सितारे को व्यक्तिगत रूप से शेफ को उठाना होगा। कल 3 जनवरी को उनका जन्मदिन था। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ रश्मि सिंह के घर पर डिनर करने की योजना बनाई थी, जहां शेफ स्वाभाविक रूप से शेफ जगत मेहरा होंगे। उसके शब्दों पर जगत मेहरा ने तुरंत कार से बाहर निकलने का नाटक किया, फिर मैं उन 2 बक्सों को वापस रख दूंगा और खुद एक कैब बुलाऊंगा। वैसे भी अंदर का सामान या तो आपके लिए पकाने के लिए सामग्री है या आपका उपहार। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कविता बंसल ने जल्दी से एक बटन के साथ कार को लॉक कर दिया और हंसते हुए माफी मांगी, शेफ मेहरा, पागल मत बनो, मैंने गलत बात की है। आप क्या उपहार दे रहे हैं? यह मत भूलो कि आप पर अभी भी एक क्रिसमस उपहार बकाया है। यह कुल मिलाकर 2 उपहार हैं। यात्री सीट पर बैठी रश्मि सिंह ने यह भी कहा,
कविता महीनों से आपके उपहार के बारे में बात कर रही है, हमेशा मेरी लकड़ी की नक्काशी पर लार टपकाती है। कविता बंसल ने उसे एक सफेद रूप दिया। कौन लार टपका रहा है? फिर उसने रियरव्यू मिरर के माध्यम से पिछली सीट पर जगत मेहरा को देखा और पूछा, शेफ मेहरा, आपने ऐसा क्या बनाया है जिसके लिए इतने बड़े बक्से की जरूरत है? क्या यह घोड़े सरपट दौड़ना जैसा कुछ भव्य है? बिल्कुल नहीं, मैंने समुद्र पार करने वाले 8 अमरों को उकेरा है, जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आह! हु! क्या? कविता बंसल पहले तो दंग रह गईं और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, सूंघा और कहा, आप मजाक कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप वास्तव में मुझे एक पुरानी लकड़ी की नक्काशी देते हैं तो मैं नैना की कृपाण छीन लूंगा। कार में रश्मि सिंह और कविता बंसल के साथ बातचीत और मजाक करते हुए जगत मेहरा उन वस्तुओं को भी आत्तन महसूस कर रहे थे जिनके साथ उन्होंने सुपर सेंसरी और इमोशनल इन्फ्यूजन स्थापित किया था, क्योंकि इसके लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। किनलिंग के निर्जन क्षेत्र में मकड़ी की गुफा में छोड़ी गई हड्डी को महसूस करने के बाद जगत मेहरा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि हड्डी हिल गई थी। हालांकि यह आवश्यक रूप से पुष्टि नहीं कर सकता है कि यह लोगों द्वारा स्थानांतरित किया गया था, शायद इसे कुछ जानवरों द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इसके अलावा सनसनी से ऐसा लग रहा था कि हड्डी को दूर तक नहीं ले जाया गया था, शायद इसे गुफा से बाहर फेंक दिया गया था। इसलिए जगत मेहरा ने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को फिर से महसूस किया, और जैसे ही वह रश्मि सिंह आवासीय क्षेत्र के भूमिगत पार्किंग में सामान उतार रहा था, उसने आखिरकार खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से आतंक के संकेत के साथ आश्चर्य की लहर महसूस की। जैसा कि अपेक्षित था, गुफा और अंदर की वस्तुओं को लोगों ने खोजा था। हालांकि अभी के लिए यह पुष्टि नहीं कर सका है कि जिन लोगों को वे सामान मिले वे डिवाइन टेक्नोलॉजी के थे या उसी समूह से थे जिनसे उस दिन शहर में होटल के सामने उनका सामना हुआ था। लेकिन आमतौर पर जब तक वे जानबूझकर मौत की तलाश नहीं कर रहे थे, पहाड़ों में जाने वाले पर्यटकों के पास उस गुफा के पास जाने की बहुत कम संभावना थी, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो चट्टान पर पौधों द्वारा छिपे गुफा के प्रवेश द्वार का पता लगाना मुश्किल होगा, और इससे भी अधिक इसमें प्रवेश करने के लिए। यहाँ तक कि अगर वे साहसिक और जोरदार तरीके से गुफा में प्रवेश करते हैं तो खरगोश की लकड़ी की नक्काशी करना संभव था, लेकिन यह बहुत संभावना नहीं थी कि वे हड्डी को दूर कर देंगे। जो लोग गुफा में सभी हड्डियों को ले जाते थे वे संभवतः दिव्य प्रौद्योगिकी से थे, जिस तरह से उन्होंने पहाड़ों से एक जंगली सुअर के शरीर को बड़ी मेहनत से पाया और निकाला था, उसे देखते हुए यह काम करने की उनकी शैली थी। लेकिन यह वे थे या नहीं, उन्हें बाद में रात में इसकी पुष्टि करनी होगी। हालांकि जब तक हड्डी डिवाइन टेक्नोलॉजी के किसी व्यक्ति के हाथों में थी, तब तक वह उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होगा। कविता बंसल के जन्मदिन पर जगत मेहरा और रश्मि सिंह के अलावा रश्मि सिंह की बहन बाउटिंग, भावी देवर, याराव गगन और उनके अच्छे दोस्त ध्रुव के भी शामिल होने की उम्मीद है। अफसोस की बात है कि बूढ़े सिन्हा को नए साल के दिन काम करना पड़ता है और उनकी छुट्टी नहीं होती है, इसलिए वह वापस नहीं आ सकते। बेशक कविता बंसल ने बूढ़े सिन्हा से वादा किया था कि वह उन्हें तस्वीरें और वीडियो भेजेंगी, रात के खाने के लिए उनके पास जो स्वादिष्ट भोजन था उसे साझा करेंगी। जगत मेहरा अभी भी खुद किचन में बिजी हैं। ऐसा नहीं है कि कविता बंसल और रश्मि सिंह मदद करने को तैयार नहीं हैं, यह सिर्फ इतना है कि जब वे रसोई में जाते हैं तो वे उपयोगी नहीं होते हैं। इसके बजाय वे उसकी योजनाओं को बाधित करेंगे। किसी भी तरह से वह सब कुछ खुद संभाल सकता है, और इस बार यह क्रिसमस की पूर्व संध्या की तुलना में बहुत आसान है। भोजन तैयार करते समय जगत मेहरा लगातार खरगोश की लकड़ी की नक्काशी और हड्डी को भी देख रहा है, जिसे उसने किनलिंग में गहराई से छोड़ दिया था। अपने द्वारा महसूस की जाने वाली भावनाओं के माध्यम से जगत मेहरा इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के आसपास कम से कम 2 लोग हैं। बड़ी संख्या में भावनाओं को महसूस करने के बाद जगत मेहरा ने लंबे समय से पता लगाया है कि भावनाओं में भी विशेषताएं होती हैं। यहाँ तक कि एक ही प्रकार की भावनाएं, जैसे कि डर, भले ही डर का स्रोत एक ही हो, अलग अलग लोगों की भावनाओं में सूक्ष्म अंतर होते हैं। मतभेदों को केवल सावधानीपूर्वक भेदभाव और फीचर डेटाबेस की स्थापना के माध्यम से ही देखा जा सकता है। जिन लोगों से वह अधिक परिचित हैं, जैसे कि रश्मि सिंह,
उनके लिए वह यह समझ सकते हैं कि वह जिन भावनाओं को महसूस करता है वे कुछ विशिष्ट भावनाओं से उनकी हैं या नहीं। किसी वस्तु से महसूस की जाने वाली भावनाएं भी कुछ हद तक भावना के मालिक के व्यक्तित्व लक्षणों को प्रकट कर सकती हैं। अब की तरह जगत मेहरा ने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से दो समान आश्चर्यचकित भावनाओं को महसूस किया। गुफा के अंदर के दृश्य की कल्पना करने और एक संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित करने के लिए खुद को उस स्थिति में रखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इन दो लोगों की मनोवैज्ञानिक असर क्षमता अधिकांश सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। हालांकि जगत मेहरा के लकड़ी की नक्काशी के कौशल में तब की तुलना में बहुत सुधार हुआ है जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी, लेकिन किनलिंग के निर्जन क्षेत्र में वह कोई भी लकड़ी की नक्काशी का उपकरण नहीं लाए जिसने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया हो। वह जिस लकड़ी का उपयोग करता था वह नक्काशी के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसे खुरदरे छेनी को दूर करने के लिए धातु के तीर के सिरे का उपयोग करना पड़ा। अपनी ताकत और मांसपेशियों पर नियंत्रण के लिए धन्यवाद, वह मोटे तौर पर मूल आकार बनाने में कामयाब रहे। हालांकि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी की खुरदरी उपस्थिति इसमें खासियत, प्राचीनता और रहस्य के कुछ स्पर्श जोड़ती है। गुफा के वातावरण में और अन्य जानवरों के शरीर की उपस्थिति के साथ अधिकांश लोगों को इसे देखने के बाद अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। जगत मेहरा मदद नहीं कर सके लेकिन आश्चर्य कर रहे थे कि क्या लकड़ी की नक्काशी के साथ बातचीत करने वाले दो लोगों में से एक पिशाच होगा, शायद डिवाइन टेक्नोलॉजी के संस्थापक आरव सिंह। हालांकि जगत मेहरा ने कुछ सोच विचार के बाद जल्द ही इस संभावना को खारिज कर दिया। यदि यह एक पिशाच था तो अन्य प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए और भ्रम प्रमुख होना चाहिए। क्योंकि जगत मेहरा ने व्यक्तिगत रूप से उस गुफा के आसपास के अधिकांश क्षेत्रों का पता लगाया है और उन्होंने उन क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया है जहां वह ऊंची जमीन से नहीं गए थे, इसलिए वह अपने सिर में बुनियादी दृश्य मानचित्र बना सकता है। इसलिए सुपर संवेदी संपर्क स्थापित करने वाली हड्डी का पता लगाते समय उसके पास इसके चलती प्रक्षेपवक्र और दूरी के बारे में काफी सटीक निर्णय होते हैं। अपनी चलती दिशा से गुफा से बाहर निकाले जाने के बाद यह सीधे किनलिंग पर्वत श्रृंखला के बाहर की ओर जा रहा है, जो छोड़ने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। हालांकि वह नहीं जानता कि उन्होंने विशेष रूप से चट्टान में गुफा को कैसे पाया। क्या गुफा को खोजने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि खोज ने बड़ी प्रगति की है और खोज सीमा का विस्तार किया जाना चाहिए? या क्या उन्हें यह भी एहसास है कि जिस व्यक्ति ने लकड़ी की नक्काशी छोड़ी है वह उत्परिवर्ती नहीं है जिसने मूल रूप से जंगली सुअर को मार डाला था? लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें भी रहना चाहिए और उस व्यक्ति की जांच जारी रखनी चाहिए जिसने लकड़ी की नक्काशी छोड़ी थी, जब तक वे यह नहीं सोचते कि रुकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? बेशक एक और संभावना यह थी कि उनके पास लोगों के दो समूह थे। एक समूह ने गुफा से चीजों को वापस ले लिया और दूसरा समूह खोज और खोज जारी रखने के लिए पीछे रह गया। महसूस करते हुए और सोचते हुए जगत मेहरा ने रात का खाना बनाना समाप्त कर दिया। रात के खाने में अभी भी खरगोश के मांस से बने 3 व्यंजन शामिल थे। कोई विकल्प नहीं था क्योंकि हर बार जब वह खून पीने का इस्तेमाल करता था तो उसके द्वारा खाए जाने वाले खरगोशों की मात्रा बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि अगर वह नियमित रूप से समुदाय में सुरक्षा और संपत्ति के कर्मचारियों के लिए व्यंजन पकाता था तो अभी भी निपटने के लिए कई और बचे थे। अब उनकी साप्ताहिक भोजन की लागत उनके उत्परिवर्तित होने से पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। कुछ नए विकसित व्यंजन भी थे, जैसे टेप्पानाकी स्क्विड, लहसुन झींगा मछली और 2 प्रकार की सब्जियां, जो सभी उसके लिए खाना बनाना बहुत कठिन नहीं था। इसके अलावा वह रात का खाना खाने वाले सभी लोगों की स्वाद वरीयताओं से लगभग परिचित हो गया था। यहाँ तक कि ध्रुव के लिए भी उन्हें पिछली टिप्पणियों के आधार पर उसकी स्वाद पसंद का एक सामान्य विचार था। खाने की मेज पर जगत मेहरा को पता चला कि ध्रुव ने अंततः डिवाइन टेक्नोलॉजी से प्रस्ताव चुना। यद्यपि डिवाइन टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी की अधिक परिपक्व पेशकशों की तुलना में नए क्षेत्रों में खोज और विकास पर अधिक केंद्रित लग रही थी, बाद वाला अपने पेशेवर कैरियर के विकास के लिए अधिक स्थिर विकल्प की तरह लग रहा था। हालांकि ध्रुव के लिए, जो अभी 30 भी नहीं था, डिवाइन टेक्नोलॉजी की पेशकश ने स्पष्ट रूप से अधिक चुनौती और प्रत्याशा पेश की। बेहतर मुआवजे की तो बात ही छोड़ दें। आप कब शुरू करने जा रहे हैं?
क्या इस शहर में दिव्य प्रौद्योगिकी का मुख्यालय है? वे इन एक्सोस्केलेटन परियोजनाओं को कहाँ विकसित करते हैं? कविता बंसल ने उत्सुकता से पूछा। इस परियोजना के लिए उनका अनुसंधान और विकास केंद्र तेजपुर शहर में है। मैं नए साल के बाद वहां जाऊंगा। अफसोस की बात है कि मुझे शेफ मेहरा का स्वादिष्ट खाना अक्सर नहीं खाने को मिलेगा। बोलते समय उसने खाना बंद नहीं किया। उसे समुद्री भोजन पसंद था, इसलिए वह विशेष रूप से जगत मेहरा द्वारा तैयार किए गए झींगा मछली में रुचि रखती थी। तेजपुर शहर। हर बार जब इस शहर का जिक्र होता था तो यह जगत मेहरा को तरुण गोयल की याद दिलाता था। हालांकि वह जानता था कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के R&D केंद्र अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए थे और पिशाच और म्यूटेंट पर शोध करने वाली प्रयोगशालाएं जरूरी नहीं कि अन्य R&D सुविधाओं के साथ एक ही स्थान पर हों, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से काम कर रही हो। मन ही मन वह यह भी सोचता था कि गुफा से बाहर भेजी गई चीजें कहाँ भेजी जाती हैं। एक बार जब उनके स्थान की पुष्टि हो जाती है और अब उन्हें नहीं बदला जाता है, तो जगत मेहरा को जांच के लिए वहां जाना पड़ सकता है। बेशक उसे बेहद सावधान रहना होगा और पूरी तैयारी करनी होगी। तरुण गोयल की तुलना में डिवाइन टेक्नोलॉजी अधिक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण विरोधी थी। यद्यपि वह वर्तमान में डिवाइन टेक्नोलॉजी और इसके पीछे के लोगों को अन्य पिशाचों और म्यूटेंट के प्रति सटीक रवैये के बारे में नहीं जानता था, जो विशाल उल्लू, उत्परिवर्तित मकड़ी और तरुण गोयल की स्मृति के टुकड़ों पर आधारित है, जिसे जगत मेहरा ने हासिल किया था। एक निश्चित स्तर पर म्यूटेंट को अन्य म्यूटेंट के रक्त की कठिन आवश्यकता होगी, जिससे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हासिल करना मुश्किल हो गया। भोजन के बाद सभी ने एक साथ सैनगोशा खेला। हालांकि जगत मेहरा मूल रूप से हर किसी की भूमिका को पहचान सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपना पहचान पत्र निकाला, वह ऐसे खेलते थे जैसे कि वह सच्चाई नहीं जानते थे और खेल के नियमों का पालन करते थे। कविता बंसल और रश्मि सिंह को लगा कि आखिरकार उन्हें एक ऐसा मैदान मिल गया जिसमें जगत मेहरा अच्छे नहीं थे। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब वे केक काटने और जन्मदिन का गीत गाने के लिए रुके। कविता बंसल ने मोमबत्तियां बुझाईं और एक इच्छा की। हालांकि जब सभी अलविदा कहकर जाने वाले थे, तो कविता बंसल ने जगत मेहरा को रोका। नहीं, हमें पहले देखना चाहिए कि बड़ी जगत ने मुझे क्या उपहार दिया। यदि यह दौड़ते हुए घोड़ों का झुंड है या समुद्र पार करने वाले 8 अमर हैं, तो मैं इसे वापस कर दूंगा। ध्रुव हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। यह पहली बार है जब मैंने किसी के जन्मदिन का उपहार वापसी के बारे में सुना है। आपका दोस्त बनना बहुत कठिन है। अरे, आपको मेरे द्वारा दिए गए उपहार की भी जांच करनी चाहिए। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं इसे वापसी के लिए वापस ले सकता हूं। वीना सिंह ने भी मजाक में कहा, हाँ, हमारा भी चेक करें। यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो मैं इसे वापस भी कर सकता हूं। दूसरों के चिढ़ाने को नजरअंदाज करते हुए कविता बंसल ने कहा, यह वही नहीं है। बड़ी जगत का उपहार उनके द्वारा हस्तनिर्मित है। मैं 3 महीने से इस लकड़ी की नक्काशी का इंतजार कर रहा हूं। मैं उसे इससे दूर नहीं जाने दे सकता। मुझे इसके बारे में सख्त होना चाहिए। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज के जन्मदिन के सितारे के रूप में आपके पास अंतिम कहना है। आइए पहले माल की जांच करें। यदि यह स्वीकार्य नहीं है, तो मैं आपके लिए एक नया बनाऊंगा। हर कोई देख रहा है, मैं निश्चित रूप से धोखा नहीं दूंगा। इसलिए वीना सिंह और ध्रुव का युगल, जो पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुका था, कविता बंसल को अनपैकिंग करते हुए देखने के लिए वापस चला गया। वे लिविंग रूम के कोने में छोड़े गए कार्डबोर्ड बॉक्स के बारे में उत्सुक थे, सोच रहे थे कि जगत मेहरा ने क्या उपहार भेजा था। अब जब उन्हें देखने का अवसर मिला, तो वे स्वाभाविक रूप से चुकेंगे। बॉक्स खोलने के बाद बबल रैप का एक समूह था। जगत मेहरा के निर्देश पर कविता बंसल ने सबसे पहले ऊपरी बाएं कोने से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा उठाया। लकड़ी का बक्सा सरल लग रहा था, उस पर कोई पेंट नहीं था, लेकिन किनारों को बारीक पॉलिश किया गया था। इसमें कोई छींटे नहीं थे और त्वचा को चुभता नहीं था। यह उसी तरह का बक्सा था जिसका इस्तेमाल जगत मेहरा ने पहले किया था जब उन्होंने रश्मि सिंह को लकड़ी की नक्काशी उपहार में दी थी। खोलने पर अंदर एक हथेली के आकार की लंबे बालों वाली लड़की थी, जिसके हाथ में 2 तलवारें थीं, जो कवच पहने हुए थीं।
लकड़ी की नक्काशी की शैली के समान जगत मेहरा ने पहले रश्मि सिंह को क्रिसमस के लिए उपहार में दिया था। यह एक बड़े आकार के गोल सिर के साथ एक चबी संस्करण था। फिर भी कविता बंसल से परिचित कोई भी व्यक्ति आसानी से पहचान सकता है कि यह लकड़ी की नक्काशी उन पर आधारित थी, जिसमें उनकी विशिष्ट विशेषताओं को पूरी तरह से लक्षित किया गया था। कविता बंसल की आंखें चमक उठीं। बड़ी जगत द्वारा गढ़ी गई आकृति वास्तव में उसके स्वाद के अनुकूल थी। यह वह था कि वह अक्सर खुद को एक एनिमेस्टाइल अवतार में कल्पना करती थी, हालांकि एक चिबी संस्करण नहीं, बल्कि एक सुंदर और शांत। यह आपके लिए देर से क्रिसमस का उपहार है, जगत मेहरा ने पक्ष से कहा। आह! यह देखकर मैं बेशर्मी से जगत मेहरा से क्रिसमस का तोहफा भी मांगना चाहती हूं। मैं भी। यारव गगन ने भी सहमति में बड़बड़ाते हुए सिर हिलाया। कविता बंसल ने खुशी खुशी उस टुकड़े को वापस अपने बक्से में रख दिया, मीज पर रख दिया। फिर उसने अपना हाथ कार्डबोर्ड बॉक्स में पहुंचाया और जगत मेहरा की मदद से उसने एक और, यहां तक कि बड़ी लकड़ी की नक्काशी को खोल दिया जो लकड़ी के बक्से में पैक नहीं किया गया था। जब उसने इसे बाहर निकाला तो जगत मेहरा के अलावा हर कोई हांफने से खुद को नहीं रोक सका। इस नक्काशी का विषय एक डायनासोर था, जिसकी पीठ पर कार्टून डोरेमोन का पंचक सवार था। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका इसकी पीठ पर फैले हुए थे, जबकि जियान और सुनियो डायनासोर की पूंछ से कसकर चिपके हुए थे। आपको कैसे पता चला कि मेरा पसंदीदा मंगा डोरेमोन है? कविता बंसल ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुमने मुझे नहीं बताया? जगत मेहरा ने हैरान होकर पूछा। क्या मैंने ऐसा कहा था? कविता बंसल हैरान रह गईं। हाँ, जगत मेहरा ने पुष्टि की। वास्तव में उन्होंने पिछले ड्रीमलैंड अन्वेषणों के माध्यम से देखे गए विभिन्न दृश्यों से इसका अनुमान लगाया था। कविता बंसल को उन्होंने जो 2 नक्काशी उपहार में दी थीं, उन्हें उत्कृष्ट रूप से विस्तृत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सामग्री के साथ कोई सुपर संवेदी संपर्क स्थापित नहीं किया था, न ही उन्होंने भावनात्मक जलसेक का उपयोग किया था। लेकिन भाग्य के एक झटके से दोनों टुकड़े ऐसे डिजाइन के थे जो कविता बंसल को पसंद आने के लिए निश्चित थे, इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनकी सराहना करती थी। एक बार जब वे रश्मि सिंह के घर से निकले तो जगत मेहरा और ध्रुव दोनों वीना सिंह और याराव गगन की कार का पीछा कर रहे थे। कार में जगत मेहरा ने उन तीनों के साथ लापरवाही से बातचीत की, जबकि सपनों को देखने के लिए खरगोश की लकड़ी की नक्काशी का उपयोग किया। दरअसल शाम करीब 10 बजे से जगत मेहरा ने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से पहला सपना देख लिया था। जाने से पहले उसने दूसरे को देखा और कार में बैठने के कुछ ही समय बाद उसने तीसरे को देखा। पहले अपने कई परीक्षणों से जगत मेहरा को पता था कि एक ही रात में इमोशनल इन्फ्यूजन वाली एक वस्तु एक ही व्यक्ति को 2 बार सपने देखने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकती है, लेकिन यह एक सपने को समझने के बाद वस्तु के पास किसी अन्य व्यक्ति के सपनों को उत्तेजित और अनुभव कर सकती है। घर लौटने के बाद उसने 2 घंटे के भीतर 2 और सपने देखे। तब से लेकर सूर्योदय तक उन्होंने कोई नया सपना नहीं देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के आसपास कम से कम 5 लोग थे। कुल मिलाकर केवल 5 लोग थे या नहीं, यह निर्धारित नहीं किया जा सका, क्योंकि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी जिस सीमा को प्रभावित कर सकती थी वह सीमित थी। शायद इसकी सीमा से बाहर अन्य लोग भी थे। जगत मेहरा ने अपने द्वारा देखे गए सपनों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। 2 सपने सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित थे। जाहिर है ये 2 लोग पेशेवर थे जिन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण से गुजरा था। किनलिंग निर्जन क्षेत्र की खोज करने वाली टीम में उनकी उपस्थिति काफी सामान्य थी। एक और सपने की सेटिंग एक प्रयोगशाला में थी, जहां सपने का मालिक लगन से खरगोश के मांस को संसाधित कर रहा था। जाहिर है यह एक शोधकर्ता था जिसने अपने सभी दिन एक प्रयोगशाला में बिताए थे और टीम में उनकी उपस्थिति भी समझ में आती थी। अन्य 2 सपनों में लेगो ईंटों के साथ खेलना और एक विशाल स्पष्ट चींटी के खेत में चींटियों को खिलाना शामिल था। पूर्व के असहनीय और जटिल खेलने के तरीकों से लेकर बाद के विशेष रूप से डिजाइन किए गए और स्पष्ट रूप से अनुकूलित चींटी फार्म तक, यह निर्धारित किया जा सकता है कि दोनों सपने के मालिक तकनीकी गीक्स थे। बहुत संभावना है कि प्रयोगशाला के सपने से एक की तरह शोधकर्ता
यही कारण था कि जगत मेहरा ने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के साथ भावनात्मक जलसेक बनाने के लिए केंद्रित और गंभीर होने की भावनाओं का इस्तेमाल किया। पिछले अनुभवों से ऐसी भावनाओं से प्रभावित सपने आमतौर पर विषय के व्यवसाय या शौक से संबंधित होते हैं। इस तरह वह सपनों का उपयोग लोगों के व्यवसायों और पहचान के बारे में अनुमान लगाने के लिए कर सकता था। और इससे भी बेहतर, अगर वह काफी भाग्यशाली था और जानकारी पर्याप्त थी, तो वह सीधे सपने के मालिक की पहचान की पुष्टि करने में सक्षम हो सकता है या उन संगठनों के शोध और उपलब्धियों का पता लगा सकता है जिनसे वे संबद्ध हैं। सैन्य प्रशिक्षण से जुड़े 2 सपनों से जगत मेहरा को कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन अन्य 3 सपनों ने तुलना में बहुत अधिक जानकारी प्रदान की।